हेलो नमस्कार मेरा नवाज में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों को लेकर और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। और अतिथि शिक्षकों ने मांग की थी कि इनको संविदा शिक्षक कैटेगरी में रखा जाए, इनको संविदा शिक्षक बनाया जाए, क्योंकि 3 प्रकार की जो कैटेगरी रहेगी, आउटसोर्स, संविदा और नियमित। तो नियमित अभी किया नहीं जा रहा, तो इनको संविदा शिक्षक बनाया जाए, बाद में इनका नियमितीकरण किया जाए अतिथि शिक्षकों को। इसको लेकर शासन से मांग की जा रही है अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वालों को कौन सा आदेश है, इससे अतिथि शिक्षकों को कितना लाभ होगा, सुनील से परिहार जी का क्या कहना है, रविकांत गुप्ता जी ने इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी। अब वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अपडेट पाने के लिए। सभी को चिंता थी कि हमारा जो कैडर है वो कहां जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, बहुत सारे लोगों ने डाले होंगे कैडर के लिए संबंध में। एक आदेश भी जारी हुआ मुझे कल शाम को ही, इस संबंध में दोपहर में मैं डीपीआई जब गया था तभी जानकारी दी गई थी कि आप लोगों का कैडर क्या रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने और सोचा कि इस पर और डीप पहले बात पता कर लेनी चाहिए कि क्या रियल में जो आदेश हुआ है या सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है। इस संबंध में मैं आज लगातार सुबह से सीएम हाउस में रमेश शर्मा जी से, कुलदीप गोयल जी से मिलने का फिर भी प्रयास किया, जो बीएमएस के महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। लेकिन चर्चा हमारी लगातार मैं प्रयास में हूं कि आखिर हमारे साथ में हमारा क्या अच्छा सरकार कर सकती है। पर पहली बात जो डीपीआई से खबर निकल के आई है कि हमारा कैडर क्या होगा, तो इस बात को कल दोपहर 2 बजे के आसपास हम डीपीआई, हमें और परिहार जी गए थे, तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि आप केवल वैकल्पिक व्यवस्था हो। जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है। ना तो आप हमारे लिए अस्थायी कर्मचारी हो, ना आप हमारे लिए अंशकालीन हो, ना आप दैनिक वेतनभोगी हो। मतलब आप कुल मिला के ये है कि आप कुछ भी नहीं हो। ये स्पष्ट तौर पे सरकार के द्वारा कल डीपीआई में बोल दिया गया था कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। आपके लिए हम ना तो आपको हम संविदा में डाल रहे हैं, ना आपको हम आउटसोर्स में डाल रहे हैं। आप केवल और केवल वैकल्पिक, आप समझ रहे हो वैकल्पिक मतलब कि अगर कोई चीज उपलब्ध नहीं होती, इस एवज में हम आपका केवल और केवल उपयोग कर रहे हैं। ये सरकार की जो डीपीआई की सोच है आपके प्रति, ये डीपीआई कह रही है कि आप केवल और केवल एक व्यवस्था हो, वो भी वैकल्पिक हो, जिसका उपयोग सरकार अपने काम के लिए कर रही है बस। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पे पहले भी कहा था, पहले हम किस कैटेगरी में जाएंगे अभी भी एक बड़ा सवाल है। पूर्व में 7 कैटेगरी थी, आप सब जानते हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे थे संविदा की बात कर रहे थे कि संविदा हो जाए। इसके पहले दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित, स्थायी कर्मी और अन्य श्रेणी थी। लेकिन हम लोग ना आउटसोर्स स्थायी कर्मी थे, ना कार्यभारित थे, ना अंशकालीन थे, ना वेतनभोगी थे। मतलब 7 श्रेणियों में किसी भी श्रेणी में हम नहीं आ रहे थे। वर्तमान में 3 श्रेणी बनाई गई, संविदा, आउटसोर्स, नियमित। नियमित हम है नहीं। संविदा की हम मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का विरोध कर रहे हैं। और आउटसोर्स में सरकार इसलिए नहीं रखेगी, जो आउटसोर्स की बात कर रहे थे कि आउटसोर्स आप क्यों नहीं रखेंगे, तो आउटसोर्स का मतलब है कि ठेका प्रथा। मतलब आपके मेंटेनेंस के लिए सरकार द्वारा किसी कंपनी को आपका ठेका दिया जाए और इसके बाद ही आपकी व्यवस्था हो सकती है। तो सरकार ने यह कहा कि नहीं, हम इसको ना तो आउटसोर्स में बिल्कुल देने की मूड में सरकार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के हाल यही है कि हम किसी भी श्रेणी में नहीं आती। संविदा ना आउटसोर्स, नियमित तो हम है ही नहीं, नियमित तो बहुत दूर की बात है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षक केवल और केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था है। और डीपीआई ने इस पर दो बोल दिया है कि हम अतिथि शिक्षक को ना संविदा में देंगे, ना आउटसोर्स में देंगे। नियमित तो बहुत दूर की बातें हैं, वो तो अलग चीजें हैं। और इसके लिए हम ये 3 में से किसी भी कैडर पर नहीं आएंगे। एक बात और है कि अगर सरकार को विकल्प में आगे जोड़ती हुई है, सरकार की ओर से अगर कोई पहल होती है, डीपीआई का तो मानना यही है कि हम इनको कैडर में शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार आगे बात हो करती है कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आउटसोर्स की ओर ही सरकार सोचेगी। और आउटसोर्स बनना यानी कि हमारी इतने वर्षों की सेवा का समापन होना। क्योंकि अभी एक बात और आई निकल के कि हमारा जो पद है अतिथि शिक्षक, उसका नाम बदलने की बात भी चल रही थी कि प्राथमिक सम्मानित शिक्षक, माध्यमिक सम्मानित शिक्षक, उच्च माध्यमिक सम्मानित शिक्षक, ये बात आ रही थी। और अगर नाम बदलता है, ये समझ लीजिएगा कि आपका 18 वर्षों की जो सेवा है वो भी खत्म हो जाएगी। नाम बदलते ही आप की बात करते हैं वो खत्म हो जाएगा। आउटसोर्स में गए, कंपनी के हाथ में चले जाएंगे, फिर हमारा कोई वजूद नहीं बचेगा। कुल मिलाकर के वर्तमान में अगर एक ही चीज है जो लगातार मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता रहता हूं कि टीम बना के लड़ा जाए,
और सब एक होकर के लड़े। क्योंकि हम 21 को हमने बैठक रखी थी, आप सबको पता होगा, 21 दिसंबर को एक भोपाल में हमने बैठक बुलाई। मुश्किल से 5-6 जिले के लोग आए, लेकिन जो भी आए अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन समस्या वहां होती है जब अन्य संगठन के लोग सहयोग नहीं करते। बीएमएस की ओर से वो के अध्यक्ष को बार बार कॉल किया गया, यहाँ तक कि जो भी उनसे संबंधित लोग थे उनसे भी मैंने संपर्क करने का प्रयास किया। मुकेश साहू जी और भी जो भी रहे होंगे बीएमएस से, हमने उनसे संपर्क किया कि भाई अगर चाहते हो कि ठीक है भला चाहते हो तो आप लोग भी आओ, बैठो अपना। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम जो बीएमएस का अध्यक्ष है या बीएमएस की जो संगठन है, हम उसके पीछे चलेंगे। बिल्कुल हम फ्रंट में नहीं है, आप फ्रंट में रहिए, हम पीछे पीछे आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप लड़ी लड़ाई जो भी होगा, हम आम अर्थी बनकर आपका सहयोग करेंगे। ये हमने बैठक में निर्णय लिया था। अगर आजाद करती है तब भी हम सहयोग करेंगे, लेकिन बशर्ते उसका एक ही वो है कि आंदोलन जो होगा रणनीति के साथ होगा, सिस्टम से होगा। ऐसे नहीं कि आप एक डेट दे दो और डेट के साथ में हम आंदोलन के लिए कूद पड़े। तो अगर एकता बनती है तो भविष्य में निश्चित तौर पर भविष्य सुरक्षित हो सकता है। सरकार आने वाले समय पर विचार कर सकती है और वैकल्पिक व्यवस्था, अभी वर्तमान में वैकल्पिक रहना ही अच्छा है मेरे हिसाब से। संविदा में तो अभी सरकार करेगी नहीं जल्दी। आउटसोर्स में जाना किसी से कहीं तक कोई हमारे लिए औचित्य नहीं है, कोई भी हमारे लिए अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वैकल्पिक के रूप में हम काम करते रहेंगे। और जो भी कल आदेश जारी किया गया है डीपीआई की ओर से, आपकी जगह जो मंत्रालय की ओर से, उस आदेश की भी समीक्षा हम करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम शब्दों में हम लोगों को बताया गया है और उसमें कई चीजें हैं जिसके बारे में हमने जो मतलब बोन बैठते हैं हमारे एक साथी हैं, उनको हमने उस पत्र को भेजा है। तो मैंने कहा इसके बारे में आपको जितना डिटेल से आप हमें बता दीजिए तो हम उसमें बात करेंगे। क्योंकि मेरी आदत ये नहीं है कि बस मैं आऊं वीडियो में कोई बात आपको बता दूं। मैं जब तक कोई बात क्लियर नहीं होता तो उस संबंध में बात बिल्कुल नहीं करता। साथियों एक बात और है, आज हमारी एक बहन है वंदना सिंह, जो कि शिवपुरी जिले से में कार्य कर रही थी। एक हाई स्कूल लहरा एक स्कूल है, वहां के प्रिंसिपल ने उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट किया है। प्रभारी प्राचार्य पूनम सिंह, उस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरी वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है। वहां के जो अंकित शिक्षक साथी हैं उनसे भी मैंने बात की, उनसे मैंने वीडियो मंगवाए हैं। वहां के बच्चों से भी उन्होंने बात करके वीडियो डाले हैं, और जो वहां के गांव के लोग हैं उन सब ने डाले हैं। और इस तरह की अमानवीय घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। इसके पहले टीकमगढ़ में डीओ ने गाली गलौज किया, उसके बाद सिंगरौली में 7 दिन का मानदेय काटने का आदेश किया गया। इसके बाद अब ये एक बहुत ही बड़ा कांड है, और जो बहुत ही बुरी तरह से उनको मारा है। वहां के प्रिंसिपल ने उनके बाल खींचे, बाल निकाल लिए, यहाँ तक कि सर से सल्लाहुलहन हो गया, चेहरे पे उनके नोच लिए, कई प्रकार की चीजें हुई हैं, जिसका वीडियो आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। तो जो भी साथी हमारे शिवपुरी से हैं उनका सपोर्ट करें और उन्हें न्याय दिलवाएं, क्योंकि ये घटनाएं, इस तरह घटनाएं अगर रुकी नहीं तो किसी को भी इस समय ये घटनाएं हो सकती हैं। आगे हम बात करें तो बजट की बात कर रहे हैं। बजट में आज हमने मानदेय को लेकर के कल बात की थी कि आखिर बजट क्यों नहीं आ रहा है, आप लगातार बजट जारी कर रहे हैं और बजट मिल क्यों नहीं रहा है। जिस पर डीपीआई की ओर से कहा जा रहा है कि हमने बजट के अपराध जारी किया है, लेकिन वित्त विभाग की ओर से लिमिट लगाने के कारण आपके मानदेय टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं। तो एक ही सवाल उनसे मैंने किया था, क्या जो कुछ रूल नियम लिमिट जो लागू होते हैं तो क्या केवल अतिथि शिक्षकों पर ही लागू होते हैं? और उसका कारण कल आपके आदेश जो हुआ है स्टार 42, उससे आप समझ गए होंगे कि उसका आदेश जो स्टार 42 जो मद है वो ग्रांट मद है। जिस प्रकार से विधायक निधि होती है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री निधि होती है, उसी प्रकार से ये एक ग्रांट निधि है, और इससे सभी प्रकार के अन्य खर्चों को सरकार वहन करती है। इसीलिए हमारे मानदेय में हमेशा देरी होती रहती है। और ये कहा जा रहा है, अभी गारंटी नहीं दे सकता मैं, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि 11 जनवरी तक में ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, सभी का मानदेय भुगतान हो जाएगा। सभी लोग, जितने भी जिलों में नवंबर का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, तो सभी लोग अपने अपने जिले के लोकल स्तर के न्यूज़पेपर पर ये न्यूज चलवाएं कि डीपीआई बार बार ये हाँकता है कि हम 5 तारीख को मानदेय भुगतान करवाएंगे, लेकिन कभी भी समय से बजट का भुगतान नहीं करता। सभी जगह जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो बजट का रोना रोते रहते हैं। कल मैं भी इसे प्रदेश स्तर से इस न्यूज को देने वाला हूं, तो आप लोग भी अपने अपने जिलों में इस न्यूज को प्रसारित करवाएं कि बार बार आदेश करने के बाद भी ब्लॉक में सही टाइम पे बजट नहीं पहुंचता, जिससे अतिथि शिक्षकों को 2-3 महीने तक मानदेय नहीं मिलता। सभी जिलों में कल ये एक साथ न्यूज लगनी चाहिए। मैं हो सकेगा तो मैं न्यूज का जो वो है मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप सब लोग अपने अपने लोकल जिलों में लगा देंगे। और न्यूज लगनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को फर्क पड़े ना पड़े, पर न्यूज में पेपर में निकलने पर सरकार को फर्क पड़ता है, डीपीआई को फर्क पड़ता है। तो आप सब लोग डीपीआई एक हेडिंग यही रहेगा कि लोक शिक्षण संचालय के बार बार आदेश करने के बाद भी अतिथियों का मानदेय भुगतान नहीं। क्यों? क्योंकि लोक शिक्षण संचालय बजट ही उपलब्ध टाइम पर नहीं करवा रहा है। क्योंकि हमने जब बात की तो यही बात निकल के सामने आई कि आपको बजट में वित्त विभाग ने
तो हमने मानदेय भुगतान के संबंध में, जैसे कि जिन लोगों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत सारे लोग की कंप्लेन आई थी कि हमारे मानदेय भुगतान नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, तो हमने उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय में लगाया था, जिसके संबंध में डीपीआई में पत्र पहुंचा है और जल्द ही सप्लीमेंट्री बिल लगने के ऑप्शन आपके पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी कारण से अगर आपका अटेंडेंस रजिस्टर में साइन है, स्कूल में आप गए हैं और मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, तो आपका इसका मानदेय भुगतान हो जाएगा। इस संबंध में हम जल्दी आपको एक नया वीडियो बना के भी डाल रहे हैं। हमारे शिक्षक ऐप में जो समस्याएं आ रही थी लगातार, अगर छुट्टी है, छुट्टी के कारण अगर आप एक दिन पहले स्कूल नहीं गए और इसका अगले दिन संडे है और आप स्कूल नहीं गए, तो आपका सैटरडे और संडे दोनों का मानदेय कट रहा है। ये समस्या भी सॉल्व हो गई है, ये समस्या भी अब आपको नहीं आएगी और उम्मीद है कि ये इसका मानदेय भुगतान भी आप लोगों को किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि छुट्टी के पहले और छुट्टी के बाद अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपका मानदेय कटेगा। अगर आप मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर शनिवार को आप स्कूल नहीं जाते, सोमवार को और फिर सोमवार को भी स्कूल अगर आप नहीं जाते, तो आपका संडे का मानदेय कटेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप छुट्टी के पहले और छुट्टी के बाद आप स्कूल पहुंच जाते हैं, तो छुट्टी के पहले आप स्कूल नहीं जाते, छुट्टी के बाद आप स्कूल अगर पहुंच जाएंगे तो आपके छुट्टी का मानदेय भुगतान अब होगा, अब आपका मानदेय का बिल्कुल नहीं कटेगा। साथ में स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक, लगातार हम लोग पिछले वर्ष भी इस प्रयास में मैंने बहुत प्रयास किया था और उम्मीद की किरण भी जगी थी। रात भर के लिए आपके स्कोर कार्ड में 50 अंक जुड़ भी गए थे, लेकिन कुछ अपने आपको अच्छी शिक्षक का असली संगठन कहने वाले लोगों ने विरोध किया और वो रात में हट गए। एक बार पुनः आश्वस्त किया गया है कि अब आपकी स्कोर कार्ड में पुनः प्रति वर्ष 10 अंक, अधिकतम 100 अंक अगले वर्ष के स्कोर कार्ड में ऐड होने की उम्मीद है। इस पर भी आज संज्ञान लिया गया है कई मुद्दों पर, तो जल्दी उम्मीद है कि आप लोगों को 10 अंक पर ईयर के हिसाब से स्कोर कार्ड में मिलेगी। साथ में जो भर्ती परीक्षा है बोनस अंक के लिए, ये इस पे मैं आपको एक बड़ा अच्छा वीडियो बना के दूंगा। तो इस पे एक बात आई थी कि जो घोषणा हुई थी महापंचायत में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी कि 20 अंक पर 4 अंक पर अधिकतम 20 अंक, उसको डीपीआई ने सदन के सामने गलत ढंग से पेश किया था, जिसको लेकर के मैंने आपत्ति लगाई है और जल्दी आपके स्कोर कार्ड से 20 अंक हट के उसकी जगह पर प्रति वर्ष 10 अंक होने की उम्मीद है और जो ये 20 अंक आपके हैं वो आपके परीक्षा में बोनस अंक के रूप में मिलेंगे। इन सबके आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगवाए गए हैं और इन सबके आदेश में जल्दी मुख्यमंत्री कार्यालय में ले जाकर के प्रस्तुत करूंगा, जिसमें विद्वानों की भांति तो विद्वानों को पीएससी एग्जाम में कैसे अंक प्रदान किए गए थे वो पूरा फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है और जल्दी मैं इसको लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचूंगा। क्योंकि इस पर रमेश शर्मा जी के माध्यम से ये डीपीआई पहुंचेगा और दोबारा प्रस्ताव बन के जाएगा और उम्मीद है इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती से आपको बोनस अंक मिलने की भी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 वर्ष से अधिक जो साथी काम जो 7 वर्ष तक काम कर चुके हैं उन लोगों के लिए कोई ना कोई नीति बनवाने का प्रयास होगा और जो 7 वर्ष से कम है उनके लिए बोनस अंक और पात्रता परीक्षा में आरक्षण दिया जा रहा है। उसके माध्यम से वो लोग अपनी जगह नियमित शिक्षक के रूप में बना सकते हैं। ये भी मेरी ओर से बात कर रखी गई है, अभी इसमें कोई भी वो सच्चाई नहीं है कि आप नियमित हो रहे हैं कल से निकलना शुरू हो जाएगा 7 वर्ष वाले को नियमित कर दिया, ऐसा कोई वो नहीं है। सिर्फ ये बातें आई थी वहां कि क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि भाई 200 दिन वालों को लिए आपने कर दिया, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं हम सबके लिए कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सबको तो अंदर कर नहीं सकते, लेकिन ये उम्मीद है कि कुछ लोगों को पात्रता परीक्षा के माध्यम से, कुछ लोगों को बोनस अंक और जो चयन परीक्षा होती है उसके माध्यम से अंदर करने का हम प्रयास करेंगे, जिससे उम्मीद है कि सब लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिल पाए। विद्वानों की भांति आकस्मिक अवकाश और 13 सीएल और 3 ऐच्छिक अवकाश की बात भी हमने आज रखी थी और इस पे उम्मीद है कि अगले सत्र से आपको, इस सत्र में तो अब तो टाइम लगभग निकल चुका है, पर अगले सत्र से आप लोगों को उम्मीद है कि 13 अवकाश 3 सीएल मिलने की उम्मीद है। इस बात पे भी कई अधिकारी वर्ग जो है वो हमारे पक्ष में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री का की हरी झंडी मिल जाए इसके बाद भी ये भी उम्मीद है। शिक्षा मंत्री जी कुछ भी बोलते रहते हैं, आप लोगों ने विधानसभा में देख लिया कि हम एक दिन के लिए शिक्षक रख रहे हैं, तो कोई भरोसे वाली बहुत बात नहीं रहती। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय पर कई सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, बस सहयोग अगर आप सबका बना रहेगा तो हम भी इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। और सभी संगठनों से आप लोग भी अनुरोध करें कि सब एक होकर लड़े, अन्यथा 5 जनवरी तक अगर सभी संगठन इकट्ठा नहीं होते तो बायकॉट सभी संगठन को करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आप सब बायकॉट करेंगे। इसके बाद जो 31 तारीख को आंदोलन की बात हम कर रहे हैं, अगर सभी संगठन साथ नहीं आते, 31 जनवरी के पहले हमारा प्रयास होगा जितनी भी छुट्टियां पड़ती हैं सभी जिलों का भ्रमण करना। जैसे 31 को मैं सीधी पहुंच रहा हूँ, हमारा गृह जिला है, तो सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर का एक बड़ा संगोष्ठी कार्यक्रम सीधी या चुराहट में रखने की प्लानिंग हमारी यहाँ भोपाल में हुई थी। इसके